Hello friends, in this video we are going to discuss some important concepts and formulae related to the topic ellipse. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स से। जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? दैट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट P whose distance from a fixed point focus, fixed point को बोलते हैं फोकस, that is equal to E times the distance from the fixed line that is डायरेक्ट्रिक्स। उसको इस तरह से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो PS डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू E टाइम्स PM है। ये डिस्टेंस है डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट दैट इज फोकस, वो है E टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें अगर फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है दैट इज फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है तो एलिप्स की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे पॉइंट से पॉइंट का, ये तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया अंडर रूट पे, और हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे पॉइंट से लाइन का और उसको करेंगे मी से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम इक्वेट कर लेंगे, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगी इलिप्स की इक्वेशन। तो ये है एक जनरल इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? लेस देन 1 होती है, और हाइपरबोला में जस्ट इसका अपोजिट होता है, ई इज ग्रेटर देन 1, और पैराबोला के केस में ई की वैल्यू 1 होती है। तभी वहां पे हमने अप्लाई किया था पी एस इक्वल टू पी एम। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी है। इस इक्वेशन में क्या है? एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है। यहाँ पे भी ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन रिलेटिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। वो रिलेशन ये है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम ही रिलेशन है, बस हमें ध्यान ये रखना है बी की वैल्यू हमेशा ए से कम होगी, तो यहाँ पे हमें स्मॉलर वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे हमेशा हमें लार्जर वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन कैसी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा। इन दोनों इलिप्स का सेंटर लाई करता है एट ओरिजिन, और जिसके भी नीचे लार्जर वैल्यू होती है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे लार्जर वैल्यू है तो इलिप्स का जो मेजर पोर्शन होगा वो लाई करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसके अलोंग इसका मेजर पोर्शन लाई करेगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर के नीचे लार्जर वैल्यू है तो इलिप्स का मेजर पोर्शन लाई करेगा अलोंग वाई एक्सिस, और दोनों इलिप्स का सेंटर है ओरिजिन। जिस एक्सिस के अलोंग मेजर पोर्शन ऑफ द इलिप्स लाई करता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इस केस में है वो एक्स एक्सिस, यहाँ पे है वो वाई एक्सिस, और जिसके अलोंग लाई करता है माइनर पोर्शन ऑफ द इलिप्स उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। अब हम डिस्कस करते हैं इस इलिप्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। मेजर एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ द ओरिजिन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाई करते हैं। पहला पॉइंट लाई करता है एट द डिस्टेंस ए ऑन द बोथ साइड्स। एक पॉइंट आएगा ए कॉमा 0, यहाँ पे पॉइंट आएगा माइनस ए कॉमा 0। इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं हम फोकस ऑफ द इलिप्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन। दोनों साइड्स पे एक पॉइंट आएगा ये दैट इज ए कॉमा 0, एक पॉइंट आएगा माइनस ए कॉमा 0। क्योंकि ये मेजर एक्सिस के अलोंग एंड पॉइंट्स हैं तो इनको बोलते हैं हम एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट लाई करता है एट द डिस्टेंस ए बाई ई ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए बाई ई कॉमा 0, ये आएगा ए बाई ई कॉमा 0। इन दोनों पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, उस लाइन को बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। उसकी इक्वेशन यहाँ क्या आएगी? एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई, यहाँ पे इक्वेशन आएगी एक्स इक्वल टू ए बाई। तो ये तो हो गए मेजर एक्सिस के अलोंग इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। माइनर एक्सिस के अलोंग एक ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज द एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस। ये डिस्टेंस b के बराबर होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 कॉमा b, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 कॉमा माइनस b। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। लेंथ डिफाइन करी जाती है मेजर एक्सिस की कि ये जो भी एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना बराबर है? इक्वल टू 2a। सो दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस डिफाइन करते हैं एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा दैट इज 2b। अब हम डिफाइन करते हैं कॉर्ड्स। पहली कॉर्ड है ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करती है, वो इस फोकस से भी पास कर सकती है और इससे भी पास कर सकती है, उसको बोलते हैं हम फोकल कॉर्ड। एक और टाइप की कॉर्ड होती है जो होती है परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, इसको हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। नाउ ए कॉर्ड विच इज ए डबल ऑर्डिनेट एज वेल एज ए फोकल कॉर्ड, उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या है? परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस भी है और वो फोकस से भी पास करती है। नेक्स्ट हम निकालते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए के बराबर होगा। जब हम एक्स की वैल्यू ए यहाँ पे पुट कर देंगे तो उससे हमें वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो वैल्यू आएगी बी स्क्वायर बाय ए एंड माइनस बी स्क्वायर बाय ए। सिमिलर तरीके से हम इसके लिए भी निकालेंगे तो सेम ही कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे। अब हम डिफाइन कर सकते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, उसकी वैल्यू होती है 2b स्क्वायर बाय। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर बाय। और एक और फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने का दैट इज 2e टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये फार्मूला एक जनरल फार्मूला है, ये किसी भी इलिप्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड इलिप्स हो या नहीं हो।
तो अगर हमको फोकस का कोऑर्डिनेट पता है किसी भी इलिप्स का और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है तो उससे आप डिस्टेंस निकाल लीजिए और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं फोकल रेडियस। फोकल रेडियस कैसे डिफाइन किया जाता है? अगर हम इलिप्स पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं और उस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं फोकस ऑफ द इलिप्स से तो ये जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल रेडियस। तो क्योंकि यहाँ पे 2 फोकस है तो यहाँ पे आएंगे 2 फोकल रेडियस। उसको हम प्लूरल में कैसे लिख सकते हैं? फोकल रेडियाई भी लिख सकते हैं। अब फोकल रेडियाई मुझे अगर निकालना है तो मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के अलावा इलिप्स की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूँ। वो प्रॉपर्टी क्या है कि हम निकाल लेंगे उस पॉइंट का इलिप्स के डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। ये हम डिस्टेंस पीएम कैलकुलेट कर लेंगे और प्रॉपर्टी लगाएंगे पीएस इक्वल टू ई टाइम्स पीएम। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस भी फोकस से डिस्टेंस निकालना है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स हमें लेनी है, उसी से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इवेलुएट करेंगे। तो अब हम पीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ए बाई ई के बराबर है क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है। इसका मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x1। तो pm की वैल्यू क्या आएगी? a बाई ई माइनस x1 और उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे e से तो हमें मिल जाएगा ps की वैल्यू। तो इसको e से मल्टीप्लाई करेंगे तो ps की वैल्यू मिलेगी a माइनस ई x1। सिमिलर तरीके से अगर मुझे ps डैश निकालना है तो मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालूंगा। तो इसको अगर मैं बोल देता हूँ pm डैश, तो pm डैश में यहाँ पे इवेलुएट कर लूंगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा e से तो मुझे मिलेगा ps डैश। तो ps डैश कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू हमें पता है कितना x1 के बराबर है और ये डिस्टेंस हमें पता है कितना a बाई ई के बराबर है। तो ये डिस्टेंस आएगा a बाई ई प्लस x1 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे e से तो हमें मिल जाएगी वैल्यू a प्लस ई x1। तो इस तरीके से हम फोकल रेडियस निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हम फोकल रेडियस और फोकल डिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? a प्लस माइनस ई टाइम्स द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो अगर एग्जाम में फोकल रेडियस का क्वेश्चन आता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी ps प्लस ps डैश इक्वल टू 2a। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की। प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम इलिप्स पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं और उनका डिस्टेंस निकालते हैं फोकस से, दोनों फोकस से निकाल के अगर हम ऐड करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है, वो होती है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस के बराबर। एक चीज का ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड इसेंट्रिसिटी निकालने का क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन में गिवन है कि इलिप्स किसी पॉइंट से पास करता है और उसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है तो हमको ये रिलेशन यूज करना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में इसेंट्रिसिटी से बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंफॉर्मेशन इस तरीके से गिवन होती है कि हमें वहां पे लिखा होता है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना है, 2ae के बराबर है। और क्वेश्चन में लिखा हो सकता है डिस्टेंस बिटवीन द टू डायरेक्ट्रिक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स के बीच का कितना डिस्टेंस है, ये भी a बाई है और यहाँ पे भी a बाई है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a बाई। और वो एग्जाम में एसेंट्रिसिटी के क्वेश्चंस में ऐसा लिख सकता है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये टोटल डिस्टेंस a ही है, ये डिस्टेंस कितना है, a बाई। तो a बाई में से हम a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। वो इस तरीके से भी पूछ सकता है एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, तो वो भी हम लिख सकते हैं a बाई ई माइनस ए। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ इसेंट्रिसिटी बनाए जा सकते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है वो डिफाइन करता है एरिया ऑफ द इलिप्स। वो फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b। a है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, b है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अब हम इसी इलिप्स की इक्वेशन में डिफाइन करते हैं लास्ट टर्म, दैट इज द ऑक्सिलरी सर्कल एंड द इसेंट्रिक एंगल। ए सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एज डायमीटर इज कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी सर्कल। तो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है हमारा इलिप्स, ये है मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। इसको अगर हम डायमीटर लेके सर्कल बनाएंगे तो इसी तरीके से सर्कल बनेगा। उसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, सेम एज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो ये है हमारा जो सर्कल है ब्लू वाला, दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल। अब अगर हम नोटिस करेंगे तो इसकी रेडियस कितनी है, a के बराबर है। इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल डिफाइन किया जाता है यूजिंग दिस ऑक्सिलरी सर्कल। तो हम क्या करते हैं, सर्कल पे एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं एट एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉइंट क्या आएगा, a cos थीटा एंड a sin थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, a के बराबर है। उस पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, और वो जो पॉइंट आता है ऑन द इलिप्स उससे हम वो पॉइंट डिफाइन करते हैं। ये पॉइंट क्या आएगा, इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, a cos थीटा के बराबर होगा। और x की वैल्यू अगर हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आएगी b sin थीटा। तो इस तरीके से डिफाइन करी जाती है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन कर जाते हैं इलिप्स पे, x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम a cos थीटा,
y की जगह हम लिखते हैं b sin थीटा। यहाँ पे थीटा जो एंगल है दैट इज द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 2 पाई। तो हमने इस इलिप्स से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स और सारी टर्म्स को डिफाइन कर लिया। सिमिलर तरीके से आप दूसरे वाले इलिप्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा इलिप्स? जब वाई स्क्वायर के नीचे की टर्म क्या होगी? बड़ी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक चीज का ध्यान रखिए, लेंथ के सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, सिर्फ इलिप्स को हमने रोटेट किया है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। यहाँ पे भी जो ओरिजिन होगा दैट इज सेंटर ऑफ द इलिप्स, दोनों साइड पे ए डिस्टेंस पे फोकस होगा। ए डिस्टेंस पे क्या होगा? दोनों साइड्स मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे, और ए बाई डिस्टेंस पे जो लाइन्स होंगी परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस दैट विल बी द डायरेक्ट्रिक्स। और लेटस रेक्टम को भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, फोकस से एक लाइन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या होंगे? b,0 माइनस b,0। यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला भी सेम रहेगा पाई ए बी, सिर्फ एक चेंज जो आता है वो चेंज आता है पैरामेट्रिक फॉर्म में। यहाँ पे जो हम पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक्स लेते हैं हम b cos थीटा, वाई हम लेते हैं a sin थीटा। तो हमने इलिप्स की इक्वेशन से रिलेटेड डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं ए पॉइंट एंड एन इलिप्स। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी है। एक इलिप्स हमें पता है और एक पॉइंट हमें पता है। कंडीशन अप्लाई करेंगे जब पॉइंट अंदर है, या पॉइंट इलिप्स के ऊपर है, या पॉइंट इलिप्स के बाहर लाई करता है। तो हम कंडीशंस क्या अप्लाई करेंगे? अगर पॉइंट इलिप्स के अंदर है तो पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे इलिप्स की इक्वेशन में और लिखेंगे लेस देन 0। अगर पॉइंट ऑन द इलिप्स है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको कर देंगे हम इक्वल टू 0, और अगर पॉइंट आउटसाइड है तो इसमें सेटिस्फाई कराएंगे और लिखेंगे ग्रेटर देन 0। तो सेम टाइप की कंडीशंस हमने पैराबोला में भी पढ़ी थी और सर्कल में भी पढ़ी थी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कंडीशन दैट नीड्स टू बी अप्लाइड सच दैट एनी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द इलिप्स। तो उसमें दो इलिप्स हैं। पहले इलिप्स के लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो कंडीशन हम लिखते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर दूसरा वाला इलिप्स होता है जब वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो कंडीशन लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। अब ये कंडीशन आती कहाँ से है? उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इलिप्स की इक्वेशन के साथ, और हम एक्स में एक इक्वेशन बनाएंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। लेकिन क्योंकि लाइन इलिप्स को एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है दैट इज द टेंजेंट, तो इसका मतलब एक्स की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट आना चाहिए, इसका मतलब एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो रिपीटेड वैल्यूज आएंगी, वो सेम ही वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब क्या है? जो क्वाड्रेटिक इन एक्स है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं? क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी कंडीशन आएगी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे रिलेटेड जो काफी कॉमन क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनता है। हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन होती है दिस इज टेंजेंट टू सम इलिप्स, और उसमें हमें क्या करना है? एक कांस्टेंट को फाइंड करना होता है। कभी स्लोप फाइंड करना होता है, कभी हमें कांस्टेंट फाइंड करना होता है। तो हमें यही कंडीशन अप्लाई करनी है इन दोनों में से। तो पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा इलिप्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इलिप्स की इक्वेशन में आइडेंटिफाई कर लेंगे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, और यहाँ से हम निकाल लेंगे स्लोप एम और सी की वैल्यू, और ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा के स्क्वायर, ये आएगा 4 स्क्वायर, एम स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी के की वैल्यू। के की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 148। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन है वो टेंजेंट है इलिप्स के लिए, अगर उसका स्लोप फिक्स्ड है, इसका मतलब एक स्लोप के लिए एक इलिप्स के ऊपर दो टेंजेंट की इक्वेशंस हो सकती हैं। वो क्या होंगी? आपस में पैरेलल टेंजेंट्स होंगी। अब सेम क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए कि ये जो लाइन है वो है कॉर्ड, तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लेस का साइन आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? लेस का साइन आएगा। और अगर हमें अप्लाई करना है कि लाइन इज नाइदर टेंजेंट नॉर कॉर्ड, तो यहाँ पे हमें ग्रेटर का साइन लगाना है दोनों केस में। वो डिपेंड करता है कौन सी इलिप्स की इक्वेशन है। ये कंडीशंस भी उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आती है जो मैंने पहले डिस्कस करी थी। कॉर्ड के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर लाइन दो पॉइंट पे कट करेगी तो दो एक्स की रियल वैल्यूज आनी चाहिए। और अगर नाइदर टेंजेंट नॉट कॉर्ड है तो उस केस में कहीं पे भी कट नहीं करेगी, इसका मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो वहां से ये इक्वेशंस सॉल्व करते हैं तो ये कंडीशंस हमें मिल जाती है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो स्लोप फॉर्म तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
वो कब होती है टेंजेंट? जब सी की वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इस इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन से ये इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, m को प्लेस कर देंगे 1/m से और x और y को इंटरचेंज कर देंगे। तो जहाँ पे भी x है वहां लिख देंगे y और m की जगह लिख देंगे 1/m। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी। तो इस तरीके से भी हम एक इक्वेशन ध्यान रख के दूसरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट। पॉइंट फॉर्म का मतलब है अगर हमें इलिप्स पे एक पॉइंट पता है x1 y1 और हमें निकालनी है टेंजेंट की इक्वेशन, तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसका एक तरीका तो है जो मैंने सर्कल और पैराबोला में भी डिस्कस किया था रिवीजन में। वो तरीका क्या है, हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y1 से। कौन सी इक्वेशन में? इन द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1। यहाँ पे भी हम इस तरीके से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको इक्वेशन ध्यान नहीं रहती है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकाल लीजिए। कौन से पॉइंट पे? x1 y1 से। उस पे मिल जाएगा आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और पॉइंट हमें पता है। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट को हम तभी यूज करते हैं जब हमें पॉइंट गिवन होता है इलिप्स के ऊपर और हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। उसके अलावा तब हम यूज करते हैं जब हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता है और हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द इलिप्स। तो उसका क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आता है। तो हमें इक्वेशन पता है, ये पता है ये इस इलिप्स को टच करती है, इसका मतलब ये लाइन इसके लिए टेंजेंट है। हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, मतलब x1 y1 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं और इस इलिप्स के लिए लिख लेते हैं उस पॉइंट पे इक्वेशन। तो वो ये इक्वेशन आएगी। अब ये इक्वेशन भी टेंजेंट है x1 y1 पे और ये सेम ही इक्वेशन है, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। उससे हम निकाल लेंगे x1 y1 की वैल्यू, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से भी पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट को यूज किया जाता है। तो पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट को हम इन्हीं दो केसेस में अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी डिस्कस किए थे। इसके लिए क्या होते हैं, a cos थीटा एंड b sin थीटा। तो यहाँ पे x1 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, y1 की जगह ये। तो मुझे मिल जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा b अपॉन b इक्वल टू 1। और यहाँ पे मैं x1 की जगह ये पुट करूंगा, y1 की जगह ये, तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने हर फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। तो अब ये इक्वेशन याद रखना बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक इलिप्स के लिए ध्यान रखना है, और अगर आपको दूसरे इलिप्स के लिए इक्वेशन निकालनी है तो उसमें आपको क्या करना है, जहाँ पे भी a है उसको b से इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये b यहाँ आ जाएगा और ये a यहाँ आ जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें भी b और a इंटरचेंज, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें भी b और a इंटरचेंज, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन ध्यान रखिए और दूसरे के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर दो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके इसेंट्रिक एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ से मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ -b/a cot थीटा। ज्योमेट्रिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल टेंजेंट्स को। मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज्यूम किए हैं a cos अल्फा b sin अल्फा, a cos बीटा b sin बीटा। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, -b/a cot अल्फा, इसका होगा -b/a cot बीटा। उसको हम कर देंगे इक्वेट, क्योंकि टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी cot अल्फा इक्वल टू cot बीटा। तो इसमें केस में क्या हो सकता है, या तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो, ऐसा तो हम लेंगे नहीं क्योंकि दोनों पॉइंट्स डिफरेंट हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cot अल्फा इक्वल टू cot ऑफ पाई प्लस बीटा। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिलेगी अल्फा इक्वल टू पाई प्लस बीटा, तो यहाँ से आएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई। इसका मतलब क्या है कि अगर टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं तो उनके इसेंट्रिक एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ पाई होगा, दैट विल बी पाई। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो हम इसको डायग्राम से ऐसे शो कर सकते हैं। एग्जाम में कैसे पता लगता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचिए, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्टेन इलिप्स पासिंग थ्रू द पॉइंट। ध्यान रखिए, पासिंग थ्रू का मतलब ये नहीं होता है कि वो पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाया करता है। पासिंग थ्रू का मतलब होता है वो जो लाइन है वो उस पॉइंट से पास करती है। कोई एक पॉइंट है आउटसाइड, आप चेक भी कर सकते हैं इस पॉइंट को, इस इलिप्स की इक्वेशन में ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स लाया करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, उसके लिए पहले हम इलिप्स के लिए निकाल लेते हैं a और b की वैल्यू, और फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं इन स्लोप फॉर्म। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू 3 रखते हैं, और इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप m की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, उनको मैं बोल देता हूँ m1 एंड m2। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया है
तो हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। m1 m2 की वैल्यू वापस पुट करके हम टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशंस पता है तो उसको हम पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट से कंपेयर करके ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी निकाल सकते हैं। और अगर हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता है तो हम PQR ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। और हमें m1 m2 की वैल्यू पता है तो हम एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे हम? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट में, वो होता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। इसका मतलब दो टेंजेंट्स आपस कैसे हैं? 90 डिग्री पे हैं। तो हमें पॉइंट बताना है h, के कौन से कर्व पे लाई करता है। तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व किया था। हम क्या करेंगे? टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे स्लोप फॉर्म में, उसमें जो भी एक्सटर्नल पॉइंट है वो सेटिस्फाई कराएंगे h, के, और हम एक बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। तो इक्वेशन हमने बना ली। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब m1 m2 दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होना चाहिए? -1। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर लेके जाएंगे, h को x लिख लेंगे, k को y लिख लेंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगी कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है? एक सर्कल की इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। इसका मतलब क्या है? ये h, के जो पॉइंट है इसी सर्कल के ऊपर लाई करता है। आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने h को x लिख लिया है, k को y लिख लिया है जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है उसका भी सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे, सेम एज द सेंटर ऑफ द एलिप्स। और उसकी जो रेडियस है वो क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप नोटिस करेंगे ये है मेजर एक्सिस दैट इज ए, ये है बी। तो ये जो लेंथ है इसी लेंथ के बराबर उसकी क्या है? रेडियस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। तो ये हाइपोटेनस अगर आप निकालेंगे तो सेम ही वैल्यू आपको मिलेगी। अब इसी में नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं। इनकी जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है PQ और PR, और उसको अगर मैं लाइन की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 2 डिग्री की इक्वेशन आएगी, उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1, इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है। S रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, S1 रिप्रेजेंट करता है पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स में, T रिप्रेजेंट करता है x1 y1 को अज्यूम करिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और लिखिए टेंजेंट की इक्वेशन। तो वो जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करता है T। तो ये जो इक्वेशन आएगी इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो एक 2 डिग्री की इक्वेशन आएगी। और ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन है साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करती है दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन को, उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। नेक्स्ट टेंजेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। पहला रिजल्ट है द लोकस ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट इज ऑक्सिलरी सर्कल। इसका मतलब क्या है कि हमने एक इलिप्स बनाया, उस पर एक हमने टेंजेंट बनाई और उस पर हमने फीट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया फोकाई से। फोकाई मतलब किसी भी फोकस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, वो जो पॉइंट होगा हमेशा किस पे लाई करेगा? ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। तो इस पॉइंट P का अगर हम लोकस निकालेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। सेम प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी होती है, उसमें भी क्या करता है? फिट ऑफ परपेंडिकुलर उसके ऑक्सिलरी सर्कल पे ही लाई करता है। अब इसी डायग्राम में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम इन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट निकालेंगे SP इंटू SP डैश, तो उसकी वैल्यू आएगी B स्क्वायर के बराबर, दैट इज सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स। तो उसका डायग्राम हम देखते हैं कि हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, इसकी हमें लेंथ निकालनी है, एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेकर के कहाँ तक? जिस पॉइंट पे वो डायरेक्ट्रिक्स को मीट करती है, तो उसको हमने मीट करा दिया। इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो है लेंथ, ये लेंथ क्या करती है? सबस्टेंड्स राइट एंगल एट द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इसके पास वाला हम फोकस लेंगे। तो ये जो लेंथ है अगर मैं इसको यहाँ से फोकस से ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेंजेंट की। सेम प्रॉपर्टी होती है पैराबोला में भी और हाइपरबोला में भी। पैराबोला में भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका रिवीजन में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो नहीं बोलेंगे, एक क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें एक इलिप्स पता है, आप क्या करिए उसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे खींचिए 4 टेंजेंट। तो अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ पे कट करती हैं? लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट की टेंजेंट्स मीट करती हैं जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का ये पॉइंट है मेजर एक्सिस के साथ, उसी पॉइंट पे मीट करती हैं दोनों तरफ।
और अगर आप ये क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करेंगे ABCD, ये क्या है, एक रोम्बस को रिप्रेजेंट करता है। ये रोम्बस क्यों है, क्योंकि ये डायगनल है और ये भी क्या है, डायगनल है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे वाई एक्सिस पे, दैट इज माइनर एक्सिस पे ही आएगा। ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लीजिए इस पॉइंट पे AE, B स्क्वायर बाय A पे, तो उस पर ये इक्वेशंस आएंगी। सिमिलर तरीके से पॉइंट फॉर्म में इक्वेशंस लिख लीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं। और ये रोम्बस क्यों है, क्योंकि ये है डायगनल्स, डायगनल्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। और ये खुद क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये जो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या है, सेम है। अब हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाइड बाय D2। तो D1 क्या है, लेंथ ऑफ वन डायगनल मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ अदर डायगनल। इसकी लेंथ क्या है, 2a बाई डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस, इसकी लेंथ क्या है, 2a के बराबर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हम डिफाइन कर सकते हैं 2a स्क्वायर बाई। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो एक पॉइंट हम अज्यूम कर सकते हैं एलिप्स पे, a cos थीटा b sin थीटा। तो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को मैं अज्यूम कर लेता हूँ सिमिलर तरीके से अल्फा और बीटा की फॉर्म में। सबसे पहले मैं निकालता हूँ कॉर्ड का स्लोप, वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप b कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लेंगे, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d, कॉस c माइनस कॉस d, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ एंगल्स में चेंज करेंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस b बाई ए कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हम लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी, x अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये तो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब इसमें पहला केस हम डिस्कस करते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या है, कॉर्ड पास करती है थ्रू द फोकस ऑफ द एलिप्स। तो फोकस का एक कोऑर्डिनेट तो होता है AE, 0। तो अगर पास करती है AE, 0 से, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x को लिख लेंगे AE, y की जगह लिख लेंगे हम 0। तो उससे हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। लेकिन कॉर्ड ऐसी भी हो सकती है जो माइनस AE, 0 से पास करे। तो उस केस में मैंने डिफरेंट पॉइंट्स मान लिए गामा और डेल्टा की फॉर्म में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस AE, 0 इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, या अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा, गामा और डेल्टा आएगा। तो उससे E की वैल्यू आएगी माइनस कॉस ऑफ गामा माइनस डेल्टा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ गामा प्लस डेल्टा बाई 2। तो ये हमने इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व करके ऐसे वैल्यूज ऑफ इसेंट्रिसिटी निकाल ली। अब सेम ही रिजल्ट को हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए E अपॉन 1, और यहाँ पे आप दोनों साइड में लगाएंगे अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो आपको रिलेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2 इक्वल टू E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1। और अगर आप यहाँ पे E बाई 1 लिख के कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, E प्लस 1 अपॉन E माइनस 1 इक्वल टू टेन गामा बाई 2 इंटू टेन डेल्टा बाई 2। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो राइट साइड जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2 इंटू टेन गामा बाई 2 इंटू टेन डेल्टा बाई 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ टू फोकल कॉर्ड्स, तो उनका जो टेन का प्रोडक्ट होगा हाफ एंगल्स का, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फोकल कॉर्ड की। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फोकल कॉर्ड की इन टर्म्स ऑफ द फोकल रेडियाई। वो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमें फोकल रेडियाई पता है SP और हमें पता है SQ, तो हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं 1 बाय SP प्लस 1 बाय SQ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय सेमी लेटस रेक्टम। प्रॉपर्टी क्या है, जो लेंथ SP है और जो लेंथ SQ है और जो सेमी लेटस रेक्टम है वो किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। हमने पहले डिस्कस किया था लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो सेमी लेटस रेक्टम यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ए। तो ये रिजल्ट है, हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, SP गिवन होगा, SQ गिवन होगा, हम ये रिजल्ट अप्लाई करके b स्क्वायर और a में रिजल्ट निकाल सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, इसेंट्रिसिटी भी पूछ सकते हैं। ये सिमिलर प्रॉपर्टी हमने पैराबोला में डिस्कस करी थी और ये सेम ही प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी होती है। तो ये तीनों के तीनों केस में ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो उनके ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं QR, तो उसको बोलते हैं हम QR इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पॉइंट P। ध्यान रखिए एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अंदर आती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी इक्वेशन होती है T इक्वल टू 0 सेम एज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं, अगर एलिप्स की इक्वेशन ऐसे है
और एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन को लिखा जाता है इस तरीके से, हम अज्यूम करते हैं कि दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए हम इस इलिप्स के लिए लिखेंगे टेंजेंट की इक्वेशन। वो क्या होगी, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वो जो इक्वेशन होती है उसी को बोलते हैं हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। तो ध्यान रखिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन को टेंजेंट की इक्वेशन से कंफ्यूज नहीं करना है। जब टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इलिप्स के ऊपर ही लाई करता है, लेकिन जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखते हैं तो पॉइंट बाहर लाई करता है, लेकिन कॉर्ड आती है अंदर। अब एग्जाम में इक्वेशन कैसे यूज आती है, सपोज हम इलिप्स अज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1, और हमने इसकी इक्वेशन लिख ली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की। तो क्वेश्चन में कैसे गिवन होता है, हमें कॉर्ड की इक्वेशन ऑलरेडी अपने आप दी हुई होगी, तो हमें बताना होता है कि जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करें उसके कोऑर्डिनेट बताने होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी इलिप्स है उसके लिए इक्वेशन लिख ली। अब ये भी कॉर्ड की इक्वेशन है, ये भी कॉर्ड की इक्वेशन है, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। इनको कंपेयर करके हम क्या निकाल लेते हैं, x1 y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो पॉइंट्स जहां से हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशंस को यूज किया जाता है। सिमिलर तरीके से पैराबोला में भी यूज कर सकते हैं और हाइपरबोला में भी हम यूज करते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस उसमें भी बनते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके हम निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। जब हमने टेंजेंट ड्रॉ करी एट पॉइंट ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा और एक है ए कॉस बीटा बी साइन बीटा, तो हम क्या करेंगे, जो हमने कॉर्ड की इक्वेशन पहले लिखी थी वो क्या थी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड की इक्वेशन थी, और ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन किसके लिए, x1 y1 के लिए। तो जो दोनों इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, सेम इक्वेशन, तो हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो फिर x1 y1 की जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, तो वो वैल्यूज इसके बराबर आएंगी। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट। तो अगर हमें किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है और हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए उसका एक फॉर्मूला होता है। इलिप्स की इक्वेशन अगर हमें पता है और मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड हमें पता है तो कॉर्ड की इक्वेशन लिखी जाती है t इक्वल टू s1। t का मतलब क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन। कैसे लिखेंगे, x1 y1 को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एज्यूम करके, तो क्या आएगी x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, और s1 लिखेंगे, ये पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे इलिप्स की इक्वेशन में, उसका मतलब है s1, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगी कॉर्ड विद मिड पॉइंट p x1 y1 की इक्वेशन। इक्वेट करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो ये है कॉर्ड विद मिड पॉइंट p की इक्वेशन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस इलिप्स के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट p है x1 y1। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ द नॉर्मल। पॉइंट फॉर्म का मतलब है अगर हमें इलिप्स पे एक पॉइंट पता है x1 y1 और हमें लिखनी है नॉर्मल की इक्वेशन, तो वो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम करते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, वहां से हम निकालेंगे माइनस dx बाई dy, वो डिफाइन करेगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है और हमें पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट x1 कॉमा y1। और अगर हम अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। उसी रिलेशन से मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अब इस इक्वेशन को याद रखना बहुत आसान है। इसको मैं कैसे ध्यान रखता हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता होती है, तो ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम सिर्फ रेसिप्रोकल करते हैं, ए स्क्वायर ऊपर आएगा x1 नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा, प्लस को हमें माइनस करना है और सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करना है और यहाँ पे बस 1 की जगह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान भी रख सकते हैं। पॉइंट फॉर्म ऑफ द नॉर्मल का कब यूज आएगा, जब आपको पॉइंट गिवन होगा और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होगी। और कब यूज आएगा, जब हमें नॉर्मल की इक्वेशन गिवन होगी और हमें पॉइंट निकालना होगा इलिप्स पे कि कौन से पॉइंट पे हमने नॉर्मल खींची है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने टेंजेंट में क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इक्वेशंस को कंपेयर करके। अब हम डिस्कस करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द नॉर्मल। तो उस केस में पॉइंट क्या लेंगे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो x1 की जगह लिख लेंगे ए कॉस थीटा, y1 की जगह लिख लेंगे बी साइन थीटा। तो पॉइंट फॉर्म से हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। इसको भी हम टेंजेंट की इक्वेशन से रिमेंबर रख सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल ए अपॉन कॉस थीटा बी अपॉन साइन थीटा, या माइनस आएगा और यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम नॉर्मल की इक्वेशंस को ध्यान रख सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, अगर सपोज हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस लाइन इज नॉर्मल टू द इलिप्स, तो हमें निकालनी है कांस्टेंट की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू।
तो बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म को मैं अप्लाई करता हूं टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ नॉर्मल, कि अगर कोई भी लाइन नॉर्मल है इलिप्स के लिए तो उसके लिए मैं इस फॉर्म को यूज करता हूं। तो पहला स्टेप क्या है, जो भी इलिप्स है उसके लिए आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख लीजिए इन पैरामेट्रिक फॉर्म। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से, फिर हम निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, और उसके बाद में हम रिलेशन लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो पूरी इक्वेशन के में आएगी, उससे हम फिर निकाल लेंगे के की वैल्यू। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक और फॉर्म में लिखी जाती है, दैट इज द स्लोप फॉर्म, कि अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है तो उसकी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं ये स्लोप फॉर्म याद नहीं रखता हूँ, मैं ये दो फॉर्म ही जनरली अप्लाई करता हूँ और ज्यादातर क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं, दैट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये तो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख ली इस इलिप्स के लिए। आपको अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है दूसरे इलिप्स के लिए, जब y के नीचे क्या है बड़ी वैल्यू, तब आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन थी प्रीवियस इक्वेशंस, उन इक्वेशंस में आपको क्या करना है, a को b से रिप्लेस करना है। जहां पे a है वहां b आएगा और जहां पे b है वहां पे a आएगा। अगर आप ये कर देंगे तो आपको नए वाले इलिप्स के लिए मिल जाएगी नॉर्मल की इक्वेशंस, जैसा मैंने टेंजेंट में आपके साथ डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। वो प्रॉपर्टी क्या है, रेज फ्रॉम वन फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द इलिप्स पासेस थ्रू अदर फोकस। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक इलिप्स बनाता हूं और एक फोकस से मैं एक रे को इंसिडेंट करता हूं और वो इलिप्स पे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करती है, पास करती है दूसरे फोकस से, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब अगर इस फोकस से मैं इंसिडेंट करूंगा तो भी रिफ्लेक्ट होके किससे पास करेगी, दूसरे फोकस से। तो ये एक इलिप्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन फ्रॉम द टॉपिक इलिप्स। जेईई मेन के लिए जो आपको डेफिनेटली कवर करना है वो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये टॉपिक्स तो आपको डेफिनेटली कवर करने ही हैं। If you found this video useful, do like it and share it with your friends. And do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching and have a nice day.